वेक्टर एडिशन, है ना, पैरेललोग्राम लॉ क्या है आपका, ठीक है। सो यू हैव सीन दैट इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो आप अगर आप कोई भी दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, देन द थर्ड साइड विल गिव यू द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, है ना। सेम वे हमारा, हमने जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि if you have any two adjacent side of a triangle, then the diagonal which is coming from these two common point of these two adjacent sides will give you the sum of these two vectors, है ना। तो आपने कल एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया, और क्या देख लिया आपने, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी आपने देखा कि इट इज जस्ट सिमिलर टू एडिशन, दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल का लॉ है उसी को फॉलो करते हैं। ओनली हम क्या करते हैं, जब हम डिस्प्लेस करते हैं ए को, तो ए को जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो नॉट इन द सेम डायरेक्शन, बट वी आर डिस्प्लेसिंग इट इन द अपोजिट डायरेक्शन विच इज गिविंग यू अ नेगेटिव वेक्टर, है ना। सो दैट इज देन यू हैव ए प्लस माइनस प्लस एंड दैट इज माइनस बी, क्योंकि वो वेक्टर आपका बी जो है उसको हमने डिस्प्लेस किया था इन द अपोजिट डायरेक्शन, so that is giving you a negative vector. So in that case we get a minus b, जो है आपका subtraction of vectors आपको मिल जाता है ना। that also is following the triangle law of addition, उसी को यूज करके ही हम लोग निकाल रहे हैं। okay, so now today we will be seeing the remaining जो topics हैं इसके, that is first is the properties of vector addition। okay, तो प्रॉपर्टीज और ऑफ वेक्टर एडिशन में आपका सबसे पहले आता है कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, है ना। बट वेक्टर के लिए कैसे सही है ना। तो वेक्टर के केस में हमने देखा था कि जैसे अगर आपका ये वेक्टर a है और ये वेक्टर आपका b है ना, then their sum is given by the third side of this triangle, है ना। अब हमें क्या देखना है कि whether it is equal to b plus a or not, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, ये जो आपका वेक्टर a था, मान लो मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस करा, so this is your vector b, ठीक है। अब मान लो मैंने इस वेक्टर a को सेम ऐसे ही पोजीशन में, है ना, वो तो कल हमने देखा ही था, concept of free vectors, so you can displace any vector by keeping its position same, है ना, उसकी सेम डायरेक्शन और सेम उसमें हम लोग इसे मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मान लो मैंने इसे ऐसे डिस्प्लेस कर दिया वेक्टर ए को, तो भी क्या होगा, ये क्या होगा आपका b प्लस ए होगा, मीन्स a प्लस बी भी लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, क्योंकि वो तो सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स ही होता है ना, सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को कि अगर हम b पहले ले रहे हैं या a पहले ले रहे हैं, बिकॉज द थर्ड साइड विल गिव यू द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ओके, so in this way you can show that a plus b is always equal to b plus a, that is the law of commutativity is true in case of vector addition. Okay, is it clear? Now associativity also you can see same like this for vector addition, आप करके देख सकते हैं 3 लेकर, so it is equal to a plus b and then plus c. ओके, कोई भी दो वेक्टर्स को पहले ऐड कर लेंगे या बाद में वालों को कर लेंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपका क्या होगा इन केस ऑफ वेक्टर्स, आपके पास में जीरो वेक्टर होता ही है, एग्जिस्ट करता है। सो एडिटिव आइडेंटिटी ऑब्वियसली एग्जिस्ट इन दिस केस ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी इज व्हाट, जीरो वेक्टर है, बिकॉज if you add a zero vector to any vector you will again get the same vector. So it is here in this case of vector addition you have a additive identity, ठीक है। okay, then fourth है इसका additive inverse। so ये सब आप लोग आपको पढ़ पढ़ के बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे इन चीजों में कि आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है। So, what is the additive inverse for any vector A? Minus A. Minus A, okay. So, was it Devanshi who was answering? Yes, ma'am.
Okay, good. Why others are sitting quietly? Only 3-4 students I can see they are giving reply. Aman, Chiresh, दिव्या, इतने सारे बच्चे हैं, है ना? You also can reply. So the additive inverse will be what? अच्छा दिख रहा है? Okay. So it will be the negative of this vector. Negative of any vector is its additive inverse. Okay. So these properties are very, very easy. You all can understand easily. ठीक है? So all these properties holds true for vector addition. ठीक है? अब आते हैं हमारा next topic, that is multiplication of vector with a scalar. ठीक है? So write the next topic. अगर आप लोग सिस्टमेटिकली नोट्स बनाते रहेंगे हमारे साथ में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बोर्ड एग्जाम में पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं. इवन वेरी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस यू कैन इजीली आंसर. ओके, सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर. ठीक है? So by this scalar, what you mean? What do you understand by this scalar? Divya, can you tell? Scalar का मतलब क्या है बेटा? मैम सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. हाँ बेटा वो ठीक है ना. एक्चुअली वही क्या बोल सकते हैं कि स्केलर एक्चुअली में आपका जस्ट एक नंबर ही है ना. तो मान लो मैंने एक वेक्टर लिया है, ऐसे वेक्टर ए लिया है ना. अब मान लो ये आपका 1 यूनिट का था, है ना. अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? इफ आई हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय 2 तो ये क्या बन जाएगा? 2a बन जाएगा, है ना. तो डायरेक्शन में चेंज होगा क्या? इसके डायरेक्शन में चेंज होगा आकृति. ओके गुड. प्रज्ञा, वर्षा, दिव्या, चहक, दिवांशी, इशिता, शाबाश, वेरी गुड. चिड़ेश, अंजलि, सोमिल, मलिका, राजवी, लक्षिता, वेरी गुड. नवनीत, अनुष्का ने बोला है नहीं नी. ओके गुड. दिव्यांश चौधरी, अमन, हर्षा, वेरी गुड. बहुत सारे रिप्लाई है. अच्छा लग रहा है अब देख के कि आप लोग एकदम एक्टिवली सुन रहे हैं. सो उसके डायरेक्शन में तो कुछ चेंज होगा नहीं, बस मैग्नीट्यूड जो उसका 1 यूनिट था अब वो 2 यूनिट्स हो गया, है ना. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय ए स्केलर, तो अगर वो पॉजिटिव ही है तब तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा. बट ओनली डिफरेंस कम्स व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय ए नेगेटिव नंबर, है ना. तब उस केस में इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा. अब अगर मैंने इसी को -2 से मल्टीप्लाई करा होता, -2 से मल्टीप्लाई करती मैं, तो क्या होता? उस केस में मैग्नीट्यूड तो 2 यूनिट हो रहा था, बट क्या होता? डायरेक्शन भी चेंज हो जाता इस वेक्टर का, है ना. डायरेक्शन चेंज हो जाता बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग बाय ए नेगेटिव नंबर, है ना. तो अब हमारा ये नेगेटिव वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन हमारे ओरिजिनल वेक्टर से चेंज हो गया. बस यही बात आपको ध्यान रखनी है. सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके केवल मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, बट अगर हम उसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ में उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. ओके, तो इसीलिए हमें दोनों ही चीजें लिखेंगे, दैट इज इट विल चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो इफ इट इज ए नेगेटिव वैल्यू. ठीक है? ओके, सो कीप दिस इन माइंड. कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं केवल मैग्नीट्यूड ही बदलेगा क्योंकि वो तो 2 से -2 मतलब हुआ है, 1 से -2 हो गया तो स्केलर ही बदला है, बट ऐसा नहीं है, उसका डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगा, है ना. ठीक है? ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ कम टू द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर. कंपोनेंट फॉर्म भी आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में
दिख जाएगा लिखने के लिए, है ना। सो नाउ राइट नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, है ना। शायद यूज भी करा होगा कभी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। बट ये कहाँ से आया हमारा कंपोनेंट फॉर्म जो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये आई जे के क्या है हमारे पास में, है ना। आई जे के कहाँ से आए हैं हमारे पास में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा एक्स वाई और जेड एक्सेस बना देते हैं। 3D स्पेस के अंदर हमने एक्स वाई और जेड एक्सेस ले लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सेस क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सेस मीन्स हमारे आई जे और के कहां से आए हैं, ठीक है। अब इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये जो हमारी एक्स एक्सिस जा रही है, इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मैं कोई यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लेती हूं, ओके, so if I take any vector of unit magnitude in the direction of x-axis, then it is known as what? I, है ना। वो है आपका यूनिट वेक्टर along x-axis। तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ये यहां पर जो आता है ना आपका I, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड है। सो यू कैन राइट दिस, इफ वी टेक any vector of unit magnitude in the direction of x-axis, then it is given or written as I cap, ठीक है। So I cap is a unit vector in the direction of x-axis, means I cap is a vector of unit magnitude in the direction of x-axis. Same way जब हम y-axis की बात करते हैं तो j cap होता है, और जब z-axis की जब हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा k cap, ओके। So I, j and k cap are the unit vectors in the direction of x, y and z axis। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी, I cap, j cap और k cap क्या है, ओके। सो इज इट क्लियर, ओके। अब हम देखेंगे कंपोनेंट फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर्स कहां से आया, ठीक है। इसके लिए एक बार फिगर बना लेते हैं इसका। वैसे तो आप लोगों ने डायरेक्टली उसे याद किया होगा। सो इससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ओके, सो नाउ लेट अस टेक एक्सेस, हो गया आपका x, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका z एक्सेस, ठीक है। अब इनके अलाउंग आपको पता ही है ना, i, j और k होते हैं। तो इसके अलाउंग होता है हमारा i कैप, इसके अलाउंग होता है हमारा j कैप, है ना। मैंने आगे नहीं लिखा है क्योंकि बहुत डायग्राम आपका गिच पे जो जाएगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस i, j, k एंड k आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं, ओके। सो लेट अस टेक एनी पॉइंट P, ठीक है। तो ये हमारा, यहां से हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या ले लेते हैं हम, Q या P1 देख लेते हैं, इसको P1 इसको ले लेते हैं, ठीक है। नाउ यू वांट टू फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है।
अब मान लो ये जो पॉइंट P है आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y और z. Now, if you want to find the component form of this vector, that is with position vector OP x, y, z, इसका अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? कंपोनेंट फॉर्म. ठीक है, तो आपने देख ही लिया इसके अंदर कि ये x, y, z आपके क्या है, आई जे के आपके यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस है. ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या निकालना है? इसके कंपोनेंट फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए? ये P1P चाहिए. ओके, तो ये क्या होगा आपका? इस पूरे ट्राइंगल से जब आप उसके लॉ को फॉलो करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? हरी अप, निकाल सकते हैं आप लोग? इसको निकालोगे ओपी को? ओपी क्या होगा? ओपी वेक्टर कैसे निकालोगे आप लोग? यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ओपी विल बी इक्वल टू OP1 प्लस P1P, इजंट इट? वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको, है ना, बस आप एक बार वेक्टर लॉ जो आपका एडिशन का है उससे निकाल सकते हैं. सो OP1 प्लस P1P. अब P1P आप देख सकते हैं, इट इज जस्ट पैरेलल टू द Z एक्सिस, है ना, ये तो Z एक्सिस के पैरेलल ही है आपका, है ना, तो वो कितना हो जाएगा आपका? Z एक्सिस के पैरेलल तो ये तो डायरेक्टली आपका Z के हो जाएगा. अब हमें निकालना है केवल इस P1P की वैल्यू. अब P1P के लिए P1P की वैल्यू आपको निकालनी है ना? वो कैसे निकालोगे अब ये बताओ? नहीं, P1P तो हमने निकाल लिया, हमें निकालना है OP1, है ना, ये तो आपका है दिस पैरेलल टू Z एक्सिस, तो Z के हो गया. अब हमें ये वाला निकालना है, मींस वी विल कंसीडर दिस ट्राइंगल, इजंट इट? तो इस ट्राइंगल में इसको भी कुछ मार्क कर लो, ये तो हमने लिया ही नहीं था. इसको क्यों ले लेते हैं, जैसा आपकी बुक में ही है. अब आपको ये निकालना है, ठीक है, तो अब ये कैसे निकालोगे? ये वाला कितना है आपका? सो दिस इज योर xi. नाउ एस दिस P1Q इज पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू दिस y एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका yj. उसका मतलब ये हमारा कितना आ गया? OP1 आ गया आपका xi प्लस yj. तो आपके पास में जो आपको चाहिए था OP इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk निकल गया, है ना. ये तो जस्ट उसका ज्योमेट्रिकल आपने जो था ज्योमेट्रिकली प्रूव कर लिया उसको कि कंपोनेंट फॉर्म क्या है. ठीक है, बट एक्चुअली में कंपोनेंट फॉर्म अगर हमें निकालना है तो हमें उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो देखने हैं, है ना. देन मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलोंग those axes, that is xi, yj and zk will give you the component form of any vector. ठीक है, so you can directly write the component form of any vector. ठीक है, so this was the next topic. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका. After this component form, is it clear? हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स और इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या है आपका. ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे एग्जाम में, बट बहुत इजी है, तो एक एक मिनट में भी फटाफट कर लेते हैं इनको. बस इन टॉपिक्स को हमें टच करना है. ओके, सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स मींस क्या है? अगर आपके पास में कोई वेक्टर A और कोई वेक्टर B है, A1i प्लस A2j प्लस A3k, and B is any vector B1i plus B2j plus B3k, then their sum is given by what? A plus B will be adding the coefficients of I cap, J cap and K cap. So it will be A1 plus B1 I cap plus A2 plus B2 J cap plus A3
plus B3 K cap. Okay. So in this way, you can add any 2 or 3 vectors by adding their coefficients, that is coefficient of I, J and K. Okay. So this was about addition. नाउ से ये सब आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में आएंगे. इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. So when this vectors, any two vectors will be equal. वो कब होंगे? Any two vectors will be equal if what? If the coefficients of I, J, K and I, J and K are equal respectively. है ना? तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे कब इक्वल होंगे? ये A और B जो है हमारे, ये कब इक्वल होंगे? तो these vectors A and B will be equal if A1 is equal to B1, A2 is equal to B2 and A3 is equal to B3. अगर ये सब हमारे इक्वल हैं इनके कोएफिशिएंट्स, देन दीज टू वेक्टर्स विल बी इक्वल. ठीक है, क्लियर हो गया इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स एंड हाउ टू ऐड दीज वेक्टर्स. ओके, ठीक है, नोट डाउन दिस. Yes. Now write next topic. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो एक्सरसाइज करने में आपको टाइम नहीं लगेगा. सो नाउ सी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए. किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपने देखा ही था, जैसे उसको आई कैप से डिनोट किया था इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को, इसको हम डिनोट करेंगे ए कैप से. सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय ए कैप एंड इट इज इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ठीक है, उसका मतलब क्या होगा? अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में था तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, मीन्स अगर हमारा ये वेक्टर इस फॉर्म में था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अगर फॉर्म में है, देन दिस यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी गिवन बाय एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z square. Okay, so this will give you unit vector in the direction of any vector. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एक्चुअली में थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया था इसको जब हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, है ना. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर आपने पढ़ा था कोलिनियरिटी ऑफ एनी टू वेक्टर्स. तो उसे हम लोग एक बार न्यूमेरिकली कैसे यूज करने हैं. देखो, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, अच्छा अब आप लोग बताओ, पहले कल हमने पढ़ा था एनी टू वेक्टर्स विल बी कोलिनियर इफ दे आर. कब कोलिनियर होते हैं? पैरेलल होते हैं. पैरेलल होते हैं. तो ठीक है, अब हमें न्यूमेरिकली अगर प्रूव करना है कि दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, है ना, तो उनकी कंडीशन ये थी कि वो पैरेलल होते हैं, बट क्या उनका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है या सेम ही रहना चाहिए? डिफरेंट हो सकता है. ओके, डिफरेंट हो सकता है. वेरी गुड. व्हाट अबाउट यू केतन, क्या बोलते हो बेटा? मैम हो सकता है डिफरेंट. हो सकता है डिफरेंट.
तो अगर हमारे कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनकी कंडीशन हमारे पास में है, एक तो वो पैरेलल होते हैं और डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हमें इसे न्यूमेरिकली कैसे यूज करना है, देखो अगर मेरे पास में ये वेक्टर ए है ना, इसके पैरेलल कोई वेक्टर है बी, और मुझे इनको न्यूमेरिकली बताना है कि ये पैरेलल हैं, है ना, मतलब ये कोलिनियर हैं, तो ये क्या करेंगे, ये रहेंगे तो एक ही उसमें जा रहे हैं, ये पैरेलल रहेंगे इसे का मतलब ये डिफर करेंगे कुछ नंबर से, है ना। तो वन में बी प्रोपोर्शनल टू द अदर, क्योंकि एक ही लाइन में ही जाएंगे तो एक ही उसमें रहेंगे। और अगर अपोजिट साइड में भी हैं, ऐसे हैं, तो भी क्या होगा, तो आप नेगेटिव से बता सकते हो। तो अगर आपको ये बताना है कि कोई भी दो वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर है, तो आप कैसे बता सकते हो, a इज इक्वल टू लेमडा बी से बता सकते हैं, है ना। वो दोनों क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे, या नेगेटिव में भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी हो सकता है, माइनस बी भी हो सकता है, माइनस लेमडा भी, इसके अंदर आपका जो लेमडा है वो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकली शो करना है कि दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, है ना, देन यू कैन शो दैट इफ बोथ ऑफ देम आर प्रोपोर्शनल, वन इज प्रोपोर्शनल टू अदर, किसी भी रिस्पेक्ट में आप लेमडा निकाल के बता देंगे, कुछ कॉमन लेके दिखा देंगे कि ये दोनों क्योंकि प्रोपोर्शनल है उसका मतलब ये कोलिनियर है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली मैंने आपको यूज करना बता दिया, ठीक है। प्लीज कीप इन माइंड ऑल दिस स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या बताना है मुझे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ये भी जो है हमारे पास में अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें दो पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर्स को की क्या होगी वैल्यू, है ना। सो लेट अस टेक एनी टू पॉइंट्स, P ले लो एक, तो लेट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 be any two points, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है, अब हमें वेक्टर जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स अगर निकालना है, x1 y1 z1 and Q is x2 y2 z2, ठीक है। अब अगर मुझे वेक्टर जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स निकालना है तो मैं क्या करूंगी, वैसे आप लोग जब अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने अपना डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हम लोग जैसे करते थे उसी तरह से एक्चुअली में, ये तो डायरेक्टली मैं बता रही हूँ, अभी आपको प्रूफ भी बताऊंगी कि कहाँ से आ रहा है ये, है ना। तो ये क्या होगा, दिस वेक्टर पी क्यू विल बी व्हाट, x2 माइनस x1 i, है ना, प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। लेकिन ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, देखो हम लोग इसे ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास में कहाँ से आया, ठीक है। मान लो ये एक्सेस थी हमारे पास में और ये दो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं P और Q, तो ये P हमारा क्या था, x1 y1 z1 और Q हमारे पास था x2 y2 z2, ठीक है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो अब हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे इनके, है ना। वेक्टर में तो हमें वही करना पड़ता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, इन दोनों का डिस्टेंस लेना है तो, ठीक है। तो मान लो पोजीशन वेक्टर ऑफ P आपको पता ही है, इसका जो भी वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर मींस उसका इनिशियल जो पॉइंट है वो क्या होगा, आपका इनिशियल पॉइंट उसका ओरिजिन होगा और टर्मिनल पॉइंट तो वो पॉइंट है ही सही। और इस तरह से Q का भी मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगी, है ना।
तो ये हो जाएंगे OP और OQ। और हमें क्या निकालना था? PQ। हमें निकालना है वेक्टर ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि अगर मैं इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाती हूं, क्योंकि मुझे PQ फाइंड करना है, सो दैट विल बी व्हाट? एकांश, कैन यू टेल मी? अप्लाई ट्राइंगल लॉ इन दिस। एकांश मालव। OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। हाँ बेटा, OP OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अच्छा, ठीक है। उसका मतलब कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं और इसमें ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन we have OP plus PQ is equal to OQ, है ना? So PQ will be equal to OQ minus OP, है ना? और अब हम निकाल ही सकते हैं। OQ मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, है ना? और पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q हम लोग कैसे निकाल रहे थे? याद है सबको, है ना? सो OQ माइनस OP, x2i plus y2j plus z2k minus x1i plus y1j plus z1k, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वापस से जो हमने शुरू में निकाला था वही मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग वैसे ट्राइंगल वगैरह ऐसे बनाकर नहीं देखेंगे एग्जाम में, तो अगर हमें डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्टली हम निकाल लेंगे कि वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो इज इट क्लियर? ओके, अब हम लास्ट टॉपिक शायद हमारा जो बचा है वो करना है हमें, दैट इज योर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आपका जैसे आपने 11th में पढ़ा था ऑलमोस्ट वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है, है ना? अभी देखते हैं। सो let us see this section formula। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको याद ही है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं। हम लोग यूज करते थे सेक्शन फॉर्मूला कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है PQ and if any point R divides it in the ratio of m:n, है ना? और रेशियो वाला कैसा रहता है? PR/RQ रहता है आपका, है ना? ये आपका m:n होता है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R जो है आपके, वो कैसे निकालते थे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ R याद है सबको? P के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके x1 y1 है और इसके अगर आपके x2 y2 है, तो हम कैसे निकालते थे? m×x2। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो हम लोग एक्स वाई लेते हैं, तो हमारा x क्या होता था? कोई बताएगा मुझे? यस, दिव्यांश चौधरी। यस मैम। बताओगे बेटा? यस मैम। इंटरनली के लिए क्या होगा? mx2 plus nx1 upon m plus n। ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो उस केस में आपका होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब आप ये सोचोगे कि अब हम इसे अपने वेक्टर्स के लिए कैसे यूज करेंगे, है ना?
वेक्टर्स के लिए इसे कैसे यूज करोगे। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन चलो पहले मैं आपको इसका ही फिगर उसके कॉन्टेक्स्ट में बना के दिखा देती हूँ ना। और अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आपका यहाँ पे माइनस हो जाता है ना। ये तो जस्ट हमने एक बार इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर किस साइड में वेक्टर्स के लिए इसे कैसे यूज करना है, ठीक है। नाउ अप्लाई दिस इन केस ऑफ वेक्टर्स। मान लो अब इफ P एंड Q आर एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, दिख रहा है होगी, और एनी टू वेक्टर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना एक्सेस ले लेते हैं पहले तो, और इसके अंदर हम कोई भी दो वेक्टर्स ले लेते हैं, तो हटाई दो रहेगा। सो इफ P एंड Q आर एनी टू वेक्टर्स, मान लो ये है हमारा P और ये है हमारा Q, और ये वेक्टर R जो है इसे डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m/n, ठीक है। अब आपको बताना है कि R जो वेक्टर है वो उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एक्चुअली में। अब हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं ओरिजिन से। हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। तो जब हमने इनका पोजीशन वेक्टर लिया तो मान लो ये था हमारा A, ये था हमारा B, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड दिस वेक्टर R, तो सेम जैसे हम लोग हमारे इस वाले सेक्शन फॉर्मूले में कर रहे थे, इसके अंदर भी सेम वही रहेगा। मान लो ये वेक्टर R है हमारा, this vector R is dividing these vectors in the ratio of m/n। तो इस केस में भी हमारा जो वेक्टर R होगा वो कैसे निकलेगा, m इंटू B प्लस n इंटू A अपॉन m प्लस n, ठीक है। और अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, इफ इट डिवाइड्स, विजिबल है, एक्सटर्नली, तो क्या होगा उस केस में R होगा आपका m इंटू बी माइनस n इंटू ए अपॉन m माइनस n। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये जाएगा तो इधर बाहर की तरफ, उस केस में भी क्या हम PR अपॉन RQ ही लेते हैं या कुछ और लेते हैं। एक्सटर्नली डिवाइड करता है तब हम रेशियो क्या लेते हैं, PR अपॉन RQ ही, या चेंज कर देते हैं। देखो एक्सटर्नली का मतलब है कि ये पॉइंट यहां पर कहीं आ जाएगा R, है ना। तो PR अपॉन QR, हाँ वही लेते हैं फिर भी, वेरी गुड। उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला यहां से लेकर ये जो PR होता है अपॉन QR लेते हैं, है ना। तो उस केस में हमारा बस, क्योंकि वो PR अपॉन QR हो जाता है तो वो माइनस में आ जाता है फिर आपका, क्योंकि वो आपका बड़ा हो गया, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस सेक्शन फॉर्मूला to find the this vector R which is dividing any two vectors in the ratio of m/n, ठीक है। क्लियर हो गया। सो आई थिंक अब हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हो गए हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर अभी टाइम रहेगा तो पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ आप लोग कि अगर आपको किसी भी वेक्टर का जैसे कंपोनेंट फॉर्म निकालना है, मीन्स xi प्लस yj प्लस zk निकालना है, तो अगर हमें उसे न्यूमेरिकली फाइंड करना है, आपको कोई कोऑर्डिनेट्स ही दे दिए हैं तो आप वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो आप लोग क्या
उसको कंपोनेंट फॉर्म में निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। अब उसमें से अगर आपको बोला जा रहा है कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज निकालो, अच्छा कोई एग्जांपल लेके ही देखते हैं। अभी रुको, एक दो एग्जांपल मैं करा दूंगी, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट एक बार अटेंडेंस ले लेती है, ठीक है। सो टुडे यू ऑल रिवाइज ऑल दिस स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, है ना, सारे जितने भी आज हमने डिस्कस करे हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि कल एक्सरसाइज तो फटाफट पहले फर्स्ट 10-15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। यस आंचल, आंचल इज नॉट देयर। आकृति, प्रेजेंट मैम। अमन, ओके